हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीके एजुकेशनल में। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट पर चल रहे थे, उसमें से 2-3 टॉपिक हम देख चुके थे। आज का हमारा नया टॉपिक है की कैरेक्टर्स अर्थात कुंजी लक्षण। कुंजी लक्षण क्या होते हैं? हम टैक्सोनॉमी में चल रहे थे। टैक्सोनॉमी में किसी एक टैक्सोन अर्थात समूह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो उसे अन्य समूहों से पृथक करते हैं, यही कहलाते हैं उनके कुंजी लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बात करें, संधित उपांग को हम लेते हैं। संधित उपांग एक ऐसा लक्षण है जो ऑर्थ्रोपोडा संघ का लक्षण है। संधित उपांग ऑर्थ्रोपोडा संघ का लक्षण है, लेकिन यदि इन्हीं संधित उपांग की संख्या 6 कर दी जाए तो ये ऑर्थ्रोपोडा के ही एक समूह इंसेक्टा का हो जाता है। जैसे कि मैं कह देता हूँ कि संधित उपांग है, संधित उपांग एक लक्षण है। संधित उपांग एक लक्षण है जो ये लक्षण है ऑर्थ्रोपोडा समूह का। और अगर हम कहते हैं कि इन संधित उपांगों की संख्या 6 है तो ये लक्षण होता है ऑर्थ्रोपोडा के ही एक समूह इंसेक्टा का। तो ये होते हैं कुंजी लक्षण। आज कुछ कुंजी लक्षण है जिनका हम यहाँ पर वर्णन करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से कुंजी लक्षण हो सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से कुंजी लक्षण हैं जिनका वर्गीकरण किया गया है, जिनके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला लक्षण आ जाता है जंतुओं के संगठन का स्तर और कोशिकाओं की संख्या। जंतुओं का संगठन, जैसे कि किस प्रकार का जीव में संगठन पाया जाता है। जंतुओं के संगठन के स्तर की हम बात करें कि उसमें कोशिकीय संगठन पाया जाता है, ऊतकीय संगठन पाया जाता है, अंग पाए जाते हैं या अंग तंत्र प्रकार का संगठन पाया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं कोशिकाओं की संख्या। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर कि जीव एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, के महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं जंतुओं को वर्गीकरण के लिए। आगे हम अगला लक्षण की बात करते हैं, वो आता है जीवों में जनन स्तरों की संख्या द्विस्तरीय है या त्रिस्तरीय है। इस प्रकार भी इनका वर्गीकरण किया जाता है। अगला जो आता है वो आता है अगला जो कुंजी लक्षण है वो है देह गुहा का प्रकार अर्थात टाइप ऑफ सिलोम्स। स्यूडोसिलोमेट है, ट्रिसिलोमेट है या एसिलोमेट है। इस प्रकार अगला जो अपना टाइप आता है वो आता है भ्रणीय परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अगला टाइप आता है अपना वो आता है सम्मिति अर्थात जीव में किस प्रकार की सम्मिति पाई जाती है। टाइप आता है अंत या बाह्य कंकाल की उपस्थिति। अगला टाइप आता है नोटोकॉड की उपस्थिति। टाइप जुड़े हुए हैं वो इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इन फ्यूचर जब कभी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप यहाँ से पढ़ सकें, इन टॉपिकों का रिवीजन कर सकें। बीएससी में कॉमन सा टॉपिक है आईसीजेडएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नामकरण से जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझाने के लिए विश्व के प्रमुख प्राणी शास्त्रियों की तरफ से एक बर्लिन में एक 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान कांग्रेस में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। 5वीं जो प्राणी विज्ञान कांग्रेस थी उसमें इसे बनाया गया था और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, इसे स्वीकार कर लिया गया था। और इसका मुख्यालय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है और इसकी स्थापना 18 सितंबर 1895 में की गई थी। और इसका पहला संस्करण 1961 में लागू हुआ था और वर्तमान में इसका चौथा संस्करण लागू है जो 1 जनवरी सन 2000 से लागू है। इसको बनाने का जो मुख्य आधार है वो कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण से लिया गया है। चलिए देखते हैं कि इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आईसीजेडएन की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसकी स्थापना की गई थी सन 18 सितंबर 1895 में और इसका मुख्यालय है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में। इसकी निर्मात्री संस्था है इंटरनेशनल कोड ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इसका आधार है, यानी इस पुस्तक को लिखने का जो आधार है वो कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी का 10वां संस्करण है। इसे बर्लिन में हुई 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्राणी विज्ञान कांग्रेस में स्वीकार कर लिया गया था। इसके कुछ मुख्य बिंदु थे जो जंतु नामकरण नियमावली में सहयोगी हुए, उपयोगी हुए और उन्हीं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो देखते हैं हम से बिंदु थे जिनके आधार पर नामकरण किया जाता है। इसका पहला जो नियम है वो नियम है कि ये वर्तमान और विलुप्त जातियों पर तो लागू होता है लेकिन संकर जातियों पर ये लागू नहीं होता है। अगला इसका नियम है कोई 2 वर्गक हैं तो उनके नाम एक समान नहीं हो सकते। अगला इसका जो नियम आता है वो नियम आता है यदि किसी वर्गक को 2 नाम दिए जा चुके हैं, जैसे कोई वर्गक है
उसे 2 बार नाम दिया जा चुका है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सबसे पहले जो नाम दिया जाता है वही नाम लागू होता है। इसे कहते हैं वरीयता या प्राथमिकता का नियम। और अगला नियम आता है कि जाति का नाम तो द्विपदीय होता है, अर्थात जाति का नाम तो द्विपदीय होता है, और उपजाति होती है वो त्रिपदीय होती है, अर्थात 3 पदों में उपजाति का नाम होता है। ये नाम लैटिन भाषा में होने चाहिए। अगर लैटिन भाषा में नहीं है तो उन्हें लैटिनीकृत किया जाना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई नाम है वो लैटिन भाषा में नहीं है तो उसको लैटिन भाषा में लैटिनीकृत किया जाना चाहिए, और ये ज़रूरी है। किसी व्यक्ति ने किसी जाति का वर्णन किया है तो उस लेखक का नाम, उस वर्णनकर्ता का नाम उस जाति के नाम के आगे जोड़ दिया जाता है, और कभी कभार ये वर्ष भी लिखा जाता है जिस वर्ष में ऐसा किया गया है, जिस वर्ष में उसका वर्णन किया गया है। और कभी कभार इनका छोटा सा रूप लिख दिया जाता है, जैसे कि काफ़ी छोटा रूप लिखा जाता है। जैसे कि हम बात करें सोलियम है, टीनिया सोलियम नाम का वर्णन सबसे पहले किसने किया? कैरोलस लीनियस ने किया। कब किया? सन 1758 में किया। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे हम? टीनिया सोलियम। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे लेखक का नाम। किसने, कौन था लेखक, वर्णनकर्ता कौन था? कैरोलस लीनियस था। लेकिन कैरोलस लीनियस पूरा नाम नहीं लिख करके हम इनका छोटा सा पद भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम उसका नाम लिख देते हैं लिन। इससे पता चलता है कि और उसने किसने वर्णन किया? लीनियस ने किया। और कब किया? ये कोमा लगा के उसका नाम भी वर्ष भी लिख दिया जाता है, जैसे कि उसने किया 1758 में। टीनिया सोनियम लिन 1758। इससे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये जो जंतु है जिसका नामकरण किया गया है, वर्गीकरण किया है, उसका उल्लेख किया है टीनिया सोलियम का, उसने किया है, कैरोलस लीनियस ने किया है। और कब किया है? इन्होंने किया है 1758 में। इस प्रकार ये लिखा जाता है। अगला नियम क्या है कि वैज्ञानिक नाम 1758 से पहले के होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था, नामकरण किया गया था, वो किया गया था 1758 में, अर्थात ये 1758 के बाद के ही होंगे। जैसे कि इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है, लिखते समय हम लिखते हैं तो इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। अगर इटैलिक्स में नहीं है तो इन्हें लिखते समय अंडरलाइन कर दिया जाता है। कि हमने इसको किया टीनिया सोलियम लिन। अब इसे इटैलिक्स नहीं है, इटैलिक्स भाषा में नहीं है। इटैलिक्स भाषा होती है जिनमें हम अक्षरों को तिरछा लिखते हैं। इटैलिक्स भाषा नहीं है तो हम इन्हें क्या कर सकते हैं? हम इन्हें अंडरलाइन कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हें अंडरलाइन किया जाता है। ये थे ICZN के नियम, और इन नियमावली के किस प्रकार जंतुओं का नामकरण किया जाता है। ICZN क्या है ये आपने जाना। हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल BK एजुकेशनल को। थैंक यू।